द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ योर एंटायर लॉ विच इज चैप्टर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर्स। पहले क्या था ओल्ड सिलेबस में, यानी May 25 के पहले ये सेम चैप्टर आपका लॉ में भी था और ये सेम चैप्टर आपका ऑडिट में भी हुआ करता था, और दोनों ही सब्जेक्ट में 10 मार्क्स का वेटेज ये चैप्टर रखता था, यानी एक बार पढ़ो 20 मार्क्स का आपका प्रिपरेशन हो गया। लेकिन अब ऑडिट से हटा दिया है और ये सिर्फ लॉ में है आपका, और अगेन यहाँ पे 10 मार्क्स तक का वेटेज ये चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके एग्जाम के लिए। आ जाइए, आपका जो पहला पेज है 10.3 जो आपका पेज है उसमें आइए, जहां पे आपको दिखेगा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर सेक्शन 139। इस चैप्टर का आपका जो पहला सेक्शन शुरू होता है वो होता है 139 से। हम लोगों ने चैप्टर 7 कंप्लीट किया है, उसमें एक लाइन से सारा सेक्शन आप लोगों को याद हो गया है, राइट। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर 10 जिसका पहला सेक्शन है आपका सेक्शन 139, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। ये सेक्शन बात करता है कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा तो उसके क्या प्रोविजन है, क्या रूल्स रेगुलेशन है, इसके बारे में आपको ये चैप्टर में बताया जाएगा ना। हु इज ऑडिटर, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना, तो थोड़ा सा क्लैरिटी होना जरूरी है। ऑडिटर कौन होता है? सीए को ही ऑडिटर बोलते हैं, ठीक है ना। मान लो मेरी कंपनी है, एलिट सीए कंपनी है, ठीक है, एलिट सीए कंपनी है, ठीक है। मेरा ये जो कंपनी है एलिट सीए, उसमें मुझे ऑडिट कराना है, ठीक है। अब मेरे को अपना कंपनी में ऑडिट करवाना है, तो हम ऑडिट किससे कराएंगे? हम सीए से ऑडिट करवाएंगे, करेक्ट। आप लोग सीए बन गए हो, है कि नहीं? लास्ट टाइम बोले थे ना सीए की तरह सोचो पढ़ो, आप लोग सीए बन जाओगे, तो आप लोग सीए बन चुके, ठीक है। तो हम आप लोगों को फोन किए, आप लोगों में से कोई एक जन को फोन किए और हम बोले कि मेरे को अपने कंपनी का ऑडिट करवाना है, तो आपको हम अपॉइंट करना चाहते हैं। यानी कि अपॉइंट कौन करता है? कंपनी अपॉइंट करती है किसको? सीए को, टू डू द ऑडिट। फाइन। अब आप बोलोगे हाँ सच्ची ऑडिट करना है, बिल्कुल हम जरूर करेंगे, आप खुशी से नाच रहे हो, पर क्या आप एलिजिबल हो ऑडिट करने के लिए? ये पहला सवाल आता है कि क्या आप ऑडिट कर सकते हो मेरे कंपनी का? फाइन। तो आप एलिजिबल हो कि नहीं, हम आपको आपके एलिजिबिलिटी देखते हुए अपॉइंट कर सकते हैं कि नहीं, ये जानना जरूरी है पहले, ठीक है। तो क्या देखेंगे? देखो, हु कैन बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर एंड व्हेन, कब एक ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है और कौन हो सकता है। हर एक कंपनी इंडिविजुअल या फर्म को अपॉइंट करेगा एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। कब करता है? अंडरलाइन करो, एट द फर्स्ट एजीएम। हर एक कंपनी, यानी हम एक कंपनी है, मेरा एलिट सीए कंपनी है, राइट। तो हम अपॉइंट करेंगे ऑडिटर को। अब हम जो आपको अपॉइंट करेंगे वो आप एज एन इंडिविजुअल हो सकते हैं, यानी कि आप मतलब एज एन इंडिविजुअल सीए काम कर रहे हो, ठीक है। या हो सकता है कि आपका सीए फर्म है। मान लो आप मान लो पूनम, रोहित और स्नेहा, 3 जन मिलके जो है वो सीए फर्म खोले, सीए बन गए, सीए फर्म खोले, 3 पार्टनर्स हो आप लोग, ठीक है। तो ये जो फर्म है वो फर्म को भी हम अपॉइंट कर सकते हैं एज एन ऑडिटर, या फिर हम एज एन इंडिविजुअल सीए, अगर आप लोग काम करते हो तो हम एज एन इंडिविजुअल सीए भी आपको अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो आपका सीए फर्म होगा वो एलएलपी भी हो सकता है, ठीक है। या तो आपका जो फर्म है, सीए फर्म है, वो अगर एलएलपी के नाम से आप लोग, मतलब एलएलपी ओपन किए हो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ओपन किए हो, और उसमें एज अ सीए आप लोग पार्टनर काम कर रहे हो जो एज अ सीए फर्म काम करता है, ठीक है। तो एलएलपी भी अपॉइंट हो सकता है एज एन ऑडिटर, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये क्लियर हुआ। और हम कब अपॉइंट करेंगे आपको? एजीएम में करेंगे, एनुअल जनरल मीटिंग में करेंगे, ठीक है। आगे देखो, टेन्योर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, यानी कि एक बार हम ऑडिटर को अपॉइंट कर लिए तो वो ऑडिटर कब तक रहेगा मेरे कंपनी में? क्या आप जिंदगी भर के लिए मेरे ऑडिटर हो गए? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, हमेशा के लिए ऑडिटर हो गए? कब तक आप मेरे कंपनी में एज एन ऑडिटर काम करोगे? तो देखो, पहला लाइन, द ऑडिटर शैल होल्ड द ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम और द एजीएम इन विच ही इज अपॉइंटेड टिल द कंक्लूजन ऑफ हिज सिक्स्थ एजीएम। मतलब जो ऑडिटर है वो कब से कब तक रहेगा? फर्स्ट टाइम जब मैंने कंपनी ओपन किया, अब हम जब कंपनी ओपन की, ऑडिटर को अपॉइंट किए, तो मेरा जो पहला एजीएम है उसी पे तो अपॉइंट करेंगे हम, राइट। क्योंकि अभी हमने पढ़ा ऑडिटर कब अपॉइंट होता है? फर्स्ट एजीएम में। तो एजीएम में जो हम आपको फर्स्ट टाइम अपॉइंट किए, आप कब तक मेरे ऑफिस में एज एन ऑडिटर काम करोगे? सिक्स्थ एजीएम तक, यानी कि 5 साल, ठीक है। 5 ईयर्स तक आप ऑडिट कर सकते हो किसी भी एक कंपनी में कंजिक्यूटिवली, ठीक है। अगर आप एक इंडिविजुअल हो तो 5 साल के बाद आपको मुझे टाटा बाय बाय बोल के जाना पड़ेगा, ठीक है। 5 साल काम करो, 5 साल के बाद टाटा बाय बाय बोलो और जाओ। लेकिन अगर आप एक फर्म हो, सीए फर्म हो, तो पहला 5 साल काम किया, उसके बाद आप फिर से रीअपॉइंट हो सकते हो फॉर अनदर 5 ईयर्स, यानी कि 5 + 5 आप 10 साल काम कर सकते हो। उसके बाद टाटा बाय बाय बोल के जाना पड़ेगा,
ठीक है। फर्म के केस में 10 साल, 5+5, ऐसा नहीं कि एक बार अपॉइंट हुए तो कंसेक्यूटिव 10 साल काम किया, 5 साल के बाद फिर से रीअपॉइंटमेंट करना पड़ता है, ठीक है। हम लोग को रीअपॉइंटमेंट दिखाना पड़ेगा कि एजीएम में यही फर्म वापस से अपॉइंट हो रही है फॉर द नेक्स्ट 5 years, दैट इज फाइन। बट 5+5 मैक्सिमम 10 years तक ही आप काम करोगे, फिर आपको टाटा बाय बाय बोल के जाना पड़ेगा अगर आप एक फर्म हो तो। और इंडिविजुअल, यस, एलएलपी इज कवर्ड अंडर द फर्म इटसेल्फ, फर्म का जो डेफिनेशन है उसी में एलएलपी भी आ जाएगा। लेकिन अगर एज एन इंडिविजुअल सीए हो तब ओनली 5 years, ठीक है। देखो, मैनर एंड प्रोसीड्योर ऑफ सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, रूल 3 ऑफ द कंपनीज रूल्स 2014, कैसे आपको अपॉइंट किया जाएगा उसका आपको यहाँ पर एक समरी दिया हुआ है, ठीक है। मैनर एंड प्रोसीड्योर क्या है, तो आपको दिखेगा एक चार्ट, उस चार्ट में जो आपका पहला कॉलम है वो देखो, कंपनी which is required to constitute an audit committee। अब क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एक कंपनी होता है जिसका एक पर्टिकुलर लिमिट अगर क्रॉस कर जाता है, ठीक है, टर्नओवर का या पेड अप शेयर कैपिटल का, तो उनको ऑडिट कमिटी बोलकर एक कमिटी बनाना पड़ता है। सबको नहीं जरूरी है, जिसका एक पर्टिकुलर लिमिट क्रॉस किया उसी को बनाना पड़ता है अंडर सेक्शन 177, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसको ऑडिट कमिटी बनाना जरूरी है तो वो वहां उस कंपनी में ऑडिट कमिटी अपॉइंट करेगी ऑडिटर को, ठीक है। पर अगर कोई ऐसी कंपनी है जहां पे ऑडिट कमेटी बनाना जरूरी नहीं है, जैसे मेरी कंपनी अभी छोटी कंपनी है, मुझे ऑडिट कमेटी बनाने का जरूरत नहीं है, एलएचसी है, ठीक है, तो उस केस में मेरे कंपनी में कौन अपॉइंट करेगा ऑडिटर को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेगा। क्लियर है, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी देखो ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी कि ऑडिट कमेटी या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे जो भी कॉम्पिटेंट हैं आपको अपॉइंट करने के लिए, वो क्या करेंगे, that competent authority shall take into consideration the qualification and experience of the individual or the firm proposed to be considered for appointment। यानी एक ऑडिट कमेटी आपको अपॉइंट करते समय क्या देखेगी, जैसा आपको पहले बताया, पहला तो आप एलिजिबल हो कि नहीं, यानी आपका क्वालिफिकेशन देखेगी, ठीक है, और दूसरा एक्सपीरियंस भी देखेगी कि आपको कितना साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, क्या चीज का एक्सपीरियंस है, कितने टाइम का एक्सपीरियंस है, ये भी आपको देखेगी। फाइन, ये आपका एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन मेरे कंपनी को ऑडिट करने के लिए सही है कि नहीं। फाइन, अब मेरा कंपनी किसी ऐसे चीज का काम करता है जिस टाइप का काम का आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर वो एक फैक्टर हो जाएगा टू नॉट कंसिडर यू, राइट। तो ये चीज का ध्यान रखेगी। इट शैल हैव रिगार्ड टू एनी ऑर्डर और पेंडिंग प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू प्रोफेशनल मैटर्स ऑफ कंडक्ट अगेंस्ट द प्रपोज्ड ऑडिटर बिफोर द आईसीआई और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और एनी कोर्ट। मतलब अगर कोई भी आपके अगेंस्ट में पेंडिंग केस चल रहा है, ठीक है, चाहे वो केस आईसीआई के साथ चल रहा हो या किसी कोर्ट के साथ चल रहा हो, तो इस बात को भी इन कंसिडरेशन लिया जाएगा कि क्या आपके पहले कोई आपके ऊपर केस वेस किया गया था या नहीं, या करंटली कोई केस चल रहा है कि नहीं, इस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है, कंसिडरेशन लिया जाएगा टू डिसाइड कि आपको अपॉइंट करना है कि नहीं। एंड इट मे कॉल फॉर सच अदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑडिटर एज मे डीम फिट। मतलब अगर ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि आपसे कोई इंफॉर्मेशन लिया जाए so that they can decide whether to appoint you or not, तो वो भी वो कर सकती है। क्लियर है, जनरल सिंपल सा बात, एक ऑडिटर को अपॉइंट करने के पहले ये सब चीज तो देखोगे, राइट। आगे आ जाओ, नेक्स्ट पेज, where the competent authority is audit committee। अगर ऑडिट कमेटी आपको अपॉइंट कर रही है तो प्रोसेस क्या होता है वो सुनो। नॉर्मल क्या होता है, एक ऑडिट कमेटी है उस कंपनी के अंदर, ठीक है, तो सबसे पहले ऑडिट कमेटी नाम जो भी सीए को अपॉइंट करना है, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे सीए फर्म हो, जिसको भी अपॉइंट करना चाहती है उसका नाम रिकमेंड करेगी। किसको रिकमेंड करेगी, बोर्ड को बताएगी, ठीक है। ऑडिट कमेटी बोर्ड को बताएगी कि हम लोग के हिसाब से ये पर्टिकुलर सीए फर्म, मान लो आप लोग का सीए फर्म का नाम है पीआरएस लिमिटेड, सॉरी नॉट लिमिटेड, पीआरएस एसोसिएट्स, ठीक है, तो पीआरएस एसोसिएट्स है, तो अगर ऑडिट कमेटी आपको सिलेक्ट करती है टू बी द ऑडिटर, तो आपका नाम रेकमेंड करेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि हमारे हिसाब से पीआरएस जो एसोसिएट्स है उनको हमारे कंपनी का सीए बनाना चाहिए, ठीक है। बोर्ड क्या करेगा, अगर बोर्ड अग्री करता है ऑडिट कमेटी के बातों को, ठीक है, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो एजीएम में शेयर होल्डर्स को यही नाम बताएगा कि हम लोगों ने इस पर्टिकुलर कंपनी को, ये पर्टिकुलर फर्म को, नॉट कंपनी, ये पर्टिकुलर फर्म को एज एन ऑडिटर डिसाइड किया है सिलेक्ट करने का, ठीक है। लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अग्री नहीं करते हैं ऑडिट कमेटी के साथ, तब क्या होगा, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अग्री नहीं करते यानी डिसअग्री करते हैं, तो आपको यानी कि ऑडिट कमेटी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलेगा नहीं 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 नहीं, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, वापस से कंसिडर करो, किसी और का नाम बताओ,
ऑडिट कमिटी फिर से किसी और का नाम बताएगा। अगर बोर्ड उससे अग्री करता है तो ही विल प्रपोज द सेम नेम इन द एजीएम। अगर फिर से डिसएग्री करता है तो ऑडिट कमिटी बोलेगा खुद कर लो, अपन नहीं कर रहा खुद कर लो। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिर खुद सिलेक्ट करेगा एक ऑडिट फर्म या इंडिविजुअल सीए टू बी द ऑडिटर ऑफ द कंपनी और उसका नाम रिकमेंड करेगा एजीएम में शेयर होल्डर्स के सामने। क्लियर है, कोई दिक्कत? ओके, तो पढ़ लो एक बार। द कमिटी शैल रिकमेंड द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल और अ फर्म एज ऑडिटर टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर कंसिडरेशन। द बोर्ड शैल कंसिडर एंड रिकमेंड एन इंडिविजुअल ऑफ द फर्म एज टू बी द ऑडिटर टू द मेंबर्स इन द एजीएम फॉर अपॉइंटमेंट। यानी मेंबर्स यहाँ पे मतलब क्या हो गया, शेयर होल्डर्स, राइट। तो एजीएम में शेयर होल्डर्स होते हैं, तो शेयर होल्डर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो नाम बताएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? ओके। अब जैसा हम आपको बता रहे थे कि ऑडिट कमेटी सब कंपनी को बनाना जरूरी नहीं है, पर किसको जरूरी है? नोट दिख रहा है नीचे, नोट को मार्क करो कि कौन कौन सी ऐसी कंपनीज है जिसको ऑडिट कमेटी बनाना जरूरी है। किसको किसको जरूरी है? पहला देखो, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, जो भी कंपनी लिस्टेड है ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, उनको ऑडिट कमेटी कंस्टिट्यूट करना जरूरी है। ठीक है, अब मेरी जो कंपनी एलएचसी है जिसके आप लोग ऑडिटर बनने वाले हो, मेरे कंपनी को ऑडिट कमेटी का जरूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि मेरी कंपनी लिस्टेड नहीं है, मैंने अभी अभी कंपनी ओपन की है। ठीक है जी। नेक्स्ट, पब्लिक कंपनी वैसी पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर ऑड वर्ड को सर्कल करो, ऑड है, या फिर टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है। ठीक है, या फिर वापस से ऑड है, देखो ऑड, या फिर एग्रीगेट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोइंग्स और डिबेंचर, यानी कि जितना भी लायबिलिटी वाला पार्ट है ना, जैसे लोन लिया, ठीक है, पैसा लोन लिया मतलब ये हो गया बोरो किया, या डिबेंचर्स इशू किया है, तो दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ लोन। मतलब लोन जैसे ही हो गया ना कि वहां पैसा लिए हो और उस पर इंटरेस्ट दे रहे हो, राइट। डिपॉजिट्स भी आता है। तो ये सारे चीज का टोटल जो बैलेंस है वो अगर 50 करोड़ रुपीज या उससे ज्यादा है, ठीक है, तो ऑडिट कमेटी बनाना जरूरी है। किसको किसको जरूरी है? एक तो अगर वो लिस्टेड पब्लिक कंपनी है तब तो ऑडिट कमेटी बनाना पड़ेगा, लिमिट वमिट देखने का जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर वो एक पब्लिक कंपनी है यानी कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, तो उस केस में हम लोग देखेंगे क्या उसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है। 10 100 50, याद रखना, 10 100 50, 10 इंटू 10 करते 100 होता है, उसका हाफ 50, 10 100 50, 10 करोड़ किससे 10 करोड़ या उससे ज्यादा है पेड अप शेयर कैपिटल, तो ऑडिट कमेटी बनाना पड़ेगा। या फिर टर्नओवर देखेंगे, क्या वो 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो ऑडिट कमेटी बनाना पड़ेगा। या फिर एग्रीगेट ऑफ योर एंटायर आउटस्टैंडिंग लोन्स बोरोइंग सबको मिला के देखा जाएगा कि वो 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो ऑडिट कमेटी बनाना पड़ेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? ओके। नेक्स्ट देखो, द पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर और आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरोइंग्स और डिबेंचर और डिपॉजिट एज द केस में बी एज एग्जिस्टिंग ऑन द डेट, अंडरलाइन करो, on the date of last audited financial statement shall be taken into the account। यानी ये जो हम लोग एग्रीगेट देखेंगे वो कब देखेंगे? पूरे साल में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में नहीं देखेंगे हम लोग, कब देखेंगे? जो लास्ट ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हुआ है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो बैलेंस था उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि ऑडिट कमेटी बनाना है कि नहीं। ठीक है, तो आप पेड अप शेयर कैपिटल या फिर टर्नओवर या एग्रीगेट ऑफ लोन्स बोरोइंग्स ये जो देख रहे हो, ये कब का देखोगे? ये देखोगे पिछले साल, अगले नहीं, पिछले साल का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हुआ है उसमें जो बैलेंस लिखा हुआ है वो देखोगे। उसमें लिखते हैं ना बैलेंस शीट में पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, सेल्स कितना हुआ है, टर्नओवर, सारा डेटा उसमें रहता है, राइट। उससे आप डिसाइड करोगे। क्लियर है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखो, it is also worth noting that where a company ceases to fulfill any of the three conditions। ceases to fulfill मतलब क्या होता है? वर्ड्स पे ध्यान दो, क्योंकि हम आपको पहले ही बोले हैं वर्ड्स जो आप स्टडी मटेरियल से रीड करोगे वैसा ही वर्ड्स उठाओ जो आपको हेल्प करे एग्जाम में आंसर लिखने के लिए, राइट। दैट इज द आर्ट ऑफ राइटिंग द आंसर फ्रॉम स्टडी मटेरियल। तो देखो यहाँ पे ये सीधा सीधा लिख सकता था कि कोई भी कंपनी जो है वो ये 3 कंडीशन को अगर फुलफिल नहीं करती है तो, पर उसका लैंग्वेज कैसे यूज किया? सीजेस टू फुलफिल। सीजेस मतलब स्टॉप, स्टॉपिंग समथिंग, ठीक है। तो where a company ceases to fulfill any of the 3 conditions laid down for, underline करो, 3 consecutive years, then it shall not be required to comply with the provision। मतलब consecutive 3 सालों तक अगर ये ऊपर के कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहे हैं तब ऑडिट कमेटी बनाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऑडिट कमेटी फिर हटा भी सकती है। और है मतलब कोई भी एक कंडीशन, हाँ, अगर नहीं फुलफिल हो रहा है ये कंडीशन तो जरूरत नहीं है।
ठीक है, क्लियर है। ऑड है मतलब कोई एक कंडीशन आपका फुलफिल हुआ तो ऑडिट कमेटी बनाए, तीनों ही कंडीशन आपका फुलफिल नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ऑडिट कमेटी बनाने का जरूरत नहीं है। क्लियर है, ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट डे, कंसेंट ऑफ ऑडिटर्स फॉर अपॉइंटमेंट। अब मुझे बताओ, अगर हम आपको अपॉइंट करना चाहते हैं एज अ सीए, तो हम आपके सर पे बंदूक रख के आपको उठा के ले आएंगे क्या अपनी कंपनी में, चल ऑडिट कर? हम आपसे कंसेंट लेंगे, क्या आप मेरे कंपनी के ऑडिटर बनोगे, राइट? तो आप बोलोगे हाँ, तभी बात आगे बढ़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है जबरदस्ती उठा के ले आएंगे बंदूक रख के, नहीं तो फिर वो कोएडिशन हो जाएगा, है ना। तो वो नहीं कर सकते, यानी कि कंसेंट लेना होगा ऑडिटर से फॉर अपॉइंटमेंट। साथ ही साथ सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा ऑडिटर से, और रजिस्ट्रार को बताना भी पड़ेगा, मुझे, हम कंपनी है, मुझे बताना पड़ेगा कि मैं ऑडिटर को अपॉइंट कर रही हूँ, ठीक है, बता रहे। नेक्स्ट देखो, रिटन कंसेंट। तो जैसे ही अपॉइंटमेंट का बात शुरू हुआ, बिफोर द अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट अभी तक हुआ नहीं है, बिफोर द अपॉइंटमेंट हम आपसे रिटन कंसेंट लेंगे कि क्या आप मेरे कंपनी के ऑडिटर बनना चाहते हो, और आपका जो जवाब होगा वो आप लिखित रूप में मुझे दोगे, ठीक है। आप बनना चाहते हो ना, तो आप एक रिटन कंसेंट दोगे, ठीक है। ओरली हाँ बोल दिया, आजकल तो लोगों का कोई भरोसा नहीं है, कल को ऑडिटर अपॉइंट हो गया, साल के बीच में बोलोगे नहीं नहीं मुझे जबरदस्ती लाया गया है, मैं ऑडिटर नहीं बनना चाहता, तो फिर क्या गारंटी रहेगा, है ना, इसीलिए रिटर्न चाहिए, ठीक है। तो रिटर्न, और आप लोग का तो बिल्कुल ही भरोसा नहीं, कभी बोलते होमवर्क किए हो, कभी बोलते नहीं किए हो, ठीक है, तो रिटर्न कंसेंट चाहिए, फाइन। सर्टिफिकेट जो मुझे आपसे चाहिए, वो सर्टिफिकेट किस चीज का सर्टिफिकेट है, राइट, जो आपका क्वेश्चन था। देखो, ए, द इंडिविजुअल और द फर्म जिसको भी अपॉइंट कर रहे हैं वो एलिजिबल है फॉर द अपॉइंटमेंट एंड द पर्सन इज नॉट डिस्क्वालिफाइड, नॉट डिस्क्वालिफाइड, ठीक है। इसी बात का मुझे आपसे सर्टिफिकेट चाहिए। आप ऑडिटर हो, आप लॉ पढ़ के आए हो, आप ऑडिट पढ़ के आए हो, आपको तो पता ही है कि आप एलिजिबल हो कि नहीं, है ना। तो आप अगर एलिजिबल सच में हो, यानी कि एज पर द रूल्स ऑफ कंपनीज एक्ट आप अपॉइंट होने के लिए एलिजिबल हो कि नहीं, वो आपको पता है। अभी आपको नहीं पता, हम बता देंगे, ठीक है, पर आपको पता है, राइट। तो वो जो आपको पता है, यही बात का सर्टिफिकेट चाहिए दैट यू आर एलिजिबल एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड, ठीक है। दूसरा, प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट इज एज पर द टर्म्स प्रोवाइडेड इन द एक्ट। जो कंपनीज एक्ट में लिखा है, जिस तरह से अपॉइंट होना चाहिए वैसे ही आप अपॉइंट हो रहे हो, इस बात का एक सर्टिफिकेट दे दो, ठीक है। आप दोगे सर्टिफिकेट, कौन दे रहा है, आप दे रहे हो, स्टेटिंग दीज पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट, प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट इज विद इन द लिमिट्स लेड डाउन बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द एक्ट। मतलब जो हम आपको अपॉइंट कर रहे हैं वो एज पर द लिमिट्स है। ये सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन एंड एवरीथिंग। आप अभी बस ध्यान रखो कि इन सब चीजों का मुझे सर्टिफिकेट देना है। नेक्स्ट, the list of proceeding against the auditor or the audit firm or any partner of the audit firm pending with respect to professional matters of conduct। मतलब अगर आपके अगेंस्ट में कोई भी केस चल रहा है, चाहे आपके फर्म के अगेंस्ट में चल रहा हो या आपके फर्म के किसी पार्टनर के अगेंस्ट में चल रहा हो, तो वो भी आपको सर्टिफिकेट में बताना पड़ेगा, ठीक है। और आपको ये भी बताना पड़ेगा कि जो कुछ भी हम इस सर्टिफिकेट में लिखे हैं दैट इज ट्रू एंड करेक्ट, ये भी आपको सर्टिफिकेट में लिखना पड़ेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? ओके। नोट, the certificate shall also indicate whether the auditor satisfies the criteria provided in section 141। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो इसके बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा कि सेक्शन 141 इज फुलफिल्ड, ठीक है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, बताते हैं क्या है ये। यहाँ तक समझ आया? आप क्या करोगे, एक तो रिटर्न कंसेंट दोगे प्लस आप मुझे सर्टिफिकेट दोगे, ये आपका काम है, ठीक है ना। बिना ये दिए मत चले जाना किसी कंपनी में टू बी द ऑडिटर। नेक्स्ट डे, जी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए तो सर्टिफिकेट और रिटर्न कंसेंट चाहिए ना। क्या पता आप सीए नहीं हो और अपने आप को सीए बोल रहे हो, ये सर्टिफिकेट मत देना उसका जरूरत नहीं है, वो आपके लिए है, ठीक है। ये सर्टिफिकेट देना, ये सब लिख कर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नोटिस टू रजिस्ट्रार। अब रजिस्ट्रार को तो बताना पड़ेगा ना कि मैंने ऑडिटर अपॉइंट किया है, तो कंपनी यानी कि हम बताएंगे, तो मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि ऑडिटर को मैंने अपॉइंट किया है। और हम कैसे बताएंगे, फोन करके हेलो आई हैव अपॉइंटेड द ऑडिटर, नहीं, कैसे बताएंगे, फॉर्म ADT 1 भर के, फॉर्म भर के बताना पड़ता है। तो हाइलाइटर उठाओ और हाईलाइट करो फॉर्म ADT 1 को। अब ये आपका जो चैप्टर है वो है ऑडिट एंड ऑडिटर्स, तो यहाँ जितने फॉर्म नंबर्स आपको मिलेंगे वो सारा मैक्सिमम ADT होगा। जैसे आपका चैप्टर 7 में हम आपको ट्रिक बताए थे ना, MGT होगा, ठीक है, तो वैसे यहाँ पे ऑडिट एंड ऑडिटर्स इसका शॉर्ट हो गया ADT। तो यहाँ जितने फॉर्म्स हम लोग अभी पढ़ेंगे, मेजॉरिटी फॉर्म्स विल बी ADT 1, नॉट ADT 1, ADT, ठीक है, और फिर फॉर्म नंबर तो अलग अलग होगा। तो हाईलाइट कर लो फॉर्म ADT 1, यानी कि कंपनी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ये बात बताएगी ROC को इन फॉर्म ADT 1,
ठीक है, कब बताएगी? विद इन 15 days ऑफ द मीटिंग इन विच द ऑडिटर इज अपॉइंटेड। ऑडिटर को कब अपॉइंट कर रहे हैं? एजीएम में कर रहे हैं, उसके 15 दिन के अंदर अंदर मुझे आरओसी को बता देना है, एडीटी 1 भर के, कि मैंने ऑडिटर अपॉइंट किया है। आरओसी नोट कर लेता है, ठीक है, आरओसी के पास हर कंपनी का एक फाइल है, उसमें वो लिख देगा, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? ओके। अब यहाँ पे नाफड़ा के बारे में एक बात बताया हुआ है, ये नाफड़ा के बारे में जो बात है ये हम लोग बाद में रीड कर लेंगे, ठीक है, अभी आपको ये रीड नहीं करना है। आ जाओ नीचे, टर्म ऑफ ऑडिटर, हम लोग आएंगे वापस बैक टू इट, बट अभी आप आगे बढ़ो और आ जाओ टर्म ऑफ ऑडिटर पे, ठीक है। तो कोई भी जो ऑडिटर है, ठीक है, वो कब तक एक कंपनी का ऑडिटर रह सकता है? वो होता है टेन्योर, फाइन। नाउ टर्म ऑफ ऑडिटर मतलब आप जिंदगी भर तो मेरा ऑडिट करोगे नहीं, है ना, एक टाइम लिमिट होगा, आप कब तक ऑडिट कर सकते हो, जैसे अभी बताया ना स्टार्टिंग में, ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है, तो उसी के बारे में डिस्कस करते हैं आगे। जो मैक्सिमम टर्म्स एंड लेंथ है कि एक कंपनी के अंदर अगर एक ऑडिटर रखा जा रहा है, ठीक है, तो वो ऑडिटर को कब तक अपनी कंपनी में एज एन ऑडिटर उस पर्टिकुलर ऑडिटर को रख सकता है, फाइन। देखो सेक्शन 139 ही चल रहा है, 139 का सबसेक्शन 2 है, प्रोवाइड्स दैट लिस्टेड कंपनीज एंड ऑल कंपनीज एक्सक्लूडिंग ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी, इन लोगों को छोड़ के जो बाकी कंपनीज है विच आर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एंड जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, या वो एक पब्लिक बोरोइंग मतलब पब्लिक से बोरोइंग्स ले चुकी है, यानी बैंक से लोन वोन ले रखी है, तो वो अगर बोरोइंग की है यानी लोन लेके रखी है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक या पब्लिक डिपॉजिट से, और वो 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, ठीक है, उस केस में इन लोगों को अपॉइंट या रीअपॉइंट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। An individual as an auditor for more than one term of 5 consecutive years, and अगर वो एक फर्म है तो more than 2 consecutive years और 2 terms of 5 consecutive years, मतलब जितना अभी आपको हम लिमिट बताएं, ये लिमिट के अंदर अगर कोई भी कंपनी आती है, यानी वो एक लिस्टेड कंपनी है या फिर कोई भी ऐसी कंपनी है एक्सक्लूडिंग ओपीसी या स्मॉल कंपनी जो एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिसका 10 करोड़ या उससे ज्यादा का पेड अप शेयर कैपिटल है, या प्राइवेट कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर पब्लिक बोरोइंग्स है, पब्लिक से बोरो कर रखी है 50 करोड़ या उससे ज्यादा रुपए का, ठीक है, तो ये कंपनी कोई भी ऑडिटर को मैक्सिमम अपने कंपनी में 5 साल रख सकती है अगर वो एक इंडिविजुअल ऑडिटर है तो, और अगर फर्म है तो 5 + 5 10 ईयर्स तक रख सकती है, क्लियर है। ये लिमिट किसके ऊपर है? इन कंपनीज के ऊपर जिसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा, समझ आया? डन। क्योंकि आप लॉजिकली सोचो, रट्टा नहीं मारना, लॉजिकली सोचो, लिस्टेड कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी हो गई, ठीक है, उसका लिस्टेड है शेयर्स इन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, राइट, तो उस टाइप की कंपनीज में अगर एक ही ऑडिटर सालों साल काम किए जा रहा है तो एक टाइम के बाद ऑडिटर बहुत फ्रेंडली नहीं हो जाएगा वहां पे, फिर तो घपला होना शुरू हो जाएगा, कंपनी फ्रॉड करेगी, ऑडिटर को बोलेगी चल ना 1% तू ले लेना, लिख दो सब ठीक है कंपनी में, ऐसा लिख दो, ऑडिट भी फ्रेंडली हो चुका है, ठीक है। ऑडिट पढ़ेंगे तो बहुत कुछ और बताएंगे एज एन ऑडिटर आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है, आप पूरा वो आ जाओगे अभी फॉर्म में, ओके। लेकिन करेंटली आप ये सोचो कि अगर ऑडिटर भी बहुत फ्रेंडली हो गया वहां पे और वो ऐसा चलो कंपनी के साथ ही मिलने लग गया, हाँ में हाँ मिलाने लग गया, तो इन्वेस्टर्स का तो पैसा डूब सकता है, डूबेगा ही, सकता क्या है, होगा ही, है ना। तो इसीलिए आपका ये रोटेशन ऑफ ऑडिटर, इसको बोलते हैं रोटेशन ऑफ ऑडिटर का कॉन्सेप्ट, जिसमें ये बोला हुआ है कि मैक्सिमम 5 साल तक ही एक इंडिविजुअल ऑडिटर हो तो काम करो, और फॉर्म है तो 5 + 5 10 साल तक, क्लियर है, समझ आया? आगे, nothing contained in subsection 2 shall prejudice the right of the company to remove the auditor and auditor to resign, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, कंपनी चाहे तो ऑडिटर को रिमूव कर सकता है, वो राइट एज इट इज रहेगा, और अगर ऑडिटर चाहे तो वो भी रिजाइन कर सकता है कंपनी से, वो राइट्स भी एज इट इज रहेगा, इन स्पाइट ऑफ जो हम लोग ऊपर लिमिट्स पढ़े हैं, ठीक है, क्लियर है, बोलो। तो इसका जो लिमिट्स हम लोगों ने याद किया वो क्या किया है? 10 50 50, ऊपर में क्या था ऑडिट कमेटी के केस में? वेरी गुड, 10 100 50, अभी जो हम लोगों ने याद किया वो 10 50 50, पहला तो 10 ही है, ठीक है, ओके। अभी इसमें में याद रखो, फिर जब रिवाइज करेंगे तो वापस से याद करेंगे, तब याद ही हो जाएगा एग्जैक्टली, ओके। चलिए
आ जाइए नीचे, कूलिंग पीरियड। कूलिंग पीरियड दिख रहा है, टू इंश्योर री इन स्टेटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ये जैसा हम आपको बताएं, अगर एक ही ऑडिटर सालों साल एक ही कंपनी में काम करते रहेगा तो वो बहुत फ्रेंडली हो जाएगा, यानी कि ऑडिटर का जो इंडिपेंडेंस है वो खत्म हो जाएगा। ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएगा। ऑडिटर, ये ऑडिट का रूल ही है, जब ऑडिट में आपको पढ़ाएंगे, पहला ही चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे, ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंट ऑफ अपीयरेंस। ठीक है, आप दिमाग से किसी के इन्फ्लुएंस में आके कुछ भी अपना ऑडिट में घपलाबाजी नहीं करोगे, किसी के बातों में नहीं आओगे। यू शुड बी इंडिपेंडेंट। सुनो सब कुछ, देखो सब कुछ, ऑडिट करो। डिसीजन किसी का भी और का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। आपका खुद का डिसीजन सिर्फ आपका रहेगा, जो आप खुद ऑडिट करके उस कंक्लूजन तक पहुंचे हो। ठीक है, आप जा रहे हो ऑडिट रिपोर्ट लेके साइन करने के लिए, अपना एक डिसीजन छोड़ के सोच के जा रहे हो, बीच में अगर आपका फ्रेंड कॉल कर दिया, ए भाई मेरा उस कंपनी में बहुत सारा पैसा लगा हुआ है यार, ऐसे नेगेटिव ओपिनियन मत देना ना, पॉजिटिव पॉजिटिव बात लिख देना ना, चलो ना प्लीज, ऐसा तो कर ही सकते हो, बचपन में बहुत हेल्प की है तुमको, भूल गए, भूल गए वो सारे रिश्ते नाते, आप इन्फ्लुएंस्ड हो गए, नहीं कर सकते। ऐसा एक ऑडिटर नहीं कर सकता। किसी भी सिचुएशन में द ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट फ्रॉम माइंड एज वेल एज फ्रॉम अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब कोई तीसरा आदमी आपके बारे में क्या सोच सकता है, इस बात को भी ध्यान में रख के डिसीजन लेना। जिस कंपनी में आप ऑडिट करने गए हो, उसी कंपनी का ऑफिस पार्टी में आप जा रहे हो पार्टी करने के लिए। नाउ थिंक अबाउट एन इन्वेस्टर जो भी उस पार्टी में गया और वो देखेगा ऑडिटर भी उसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ नाच रहा है ऑफिस पार्टी में, तो वो आपके बारे में क्या सोचेगा कि ऑडिटर तो लगता है कंपनी के ही हाँ में हाँ मिलाता है, ये तो बहुत अच्छा फ्रेंड लग रहा है। आ सकता है उसके माइंड में, ऑल्दो सच में हो नहीं हो, सच में कुछ भी हो, आ सकता है ना किसी थर्ड पार्टी के माइंड में आपके बारे में ऐसा कुछ लेके, राइट। तो उस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आप कुछ भी ऐसा नहीं करो जिससे कोई थर्ड पर्सन कल को कुछ भी आपके इंडिपेंडेंस पे सवाल उठा पाए। दैट इज इंडिपेंडेंस फ्रॉम अपीयरेंस। ठीक है, चलो, तो इसी बात का ध्यान रखना है कि कूलिंग पीरियड जो लगाया गया ना, ये 5 साल के बाद टाटा बाय बाय करने वाला, अगर आप इंडिविजुअल हो तो, और फर्म हो तो 10 साल के बाद करने वाला, ये इसी चीज को ध्यान में रखते हुए किया गया ताकि आपको इंडिपेंडेंस हार्म ना हो। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कूलिंग पीरियड। कूलिंग पीरियड मतलब होता है कि आपने 5 साल काम किया, फिर नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए आप अपॉइंट नहीं हो सकते, 5 साल का आपके ऊपर कूलिंग पीरियड लग जाएगा। अगर आप एक फर्म हो, 5 साल प्लस 5 साल के लिए अपॉइंट हुए 10 साल के लिए, फिर अगले 5 साल के लिए आप अपॉइंट नहीं हो सकते हो, कूलिंग पीरियड लग जाएगा। उसी कंपनी में, कोई दूसरे कंपनी में करो ना, कोई दिक्कत नहीं, उसी कंपनी में। ठीक है, मेरे कंपनी में आपने एज एन इंडिविजुअल 5 साल काम किया, नेक्स्ट 5 ईयर्स तक आप और काम नहीं कर सकते मेरे कंपनी में, उसके बाद आ सकते हो वापस। ठीक है, या अगर फर्म हो तो 5 साल काम किया प्लस 5 साल के लिए री अपॉइंट हो गए, 10 साल काम किया, फिर आप चले जाओ, 5 साल तक आप मेरे कंपनी में ऑडिटर अब नहीं बन सकते। क्लियर है, आपका पूरा फर्म नहीं बन सकता है। ठीक है, आपका पूरा फर्म ही के ऊपर कूलिंग पीरियड लग जाएगा। क्लियर है, फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। मतलब आप एज एन फर्म अपॉइंट हुए थे, जिसमें आप लोग 3 पार्टनर थे, पूनम, रोहित, स्नेहा, 3 पार्टनर। ठीक है, तो अगर आप 3 पार्टनर थे और आपका फर्म को मैंने अपॉइंट किया था, तो आपके फर्म में मान लो काम करने वाला पार्टनर इज रोहित। ठीक है, तो 5 साल प्लस 5 साल 10 साल आपका फर्म अपॉइंट हुआ था ना, फर्म के नाम से अपॉइंट हुआ था, तो काम किए, तो अगले 5 साल तक आपके फर्म के ऊपर कूलिंग पीरियड लग गया, मतलब आप 5 साल तक मेरे कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकते। तो इसका मतलब आपके फर्म का कोई भी पार्टनर नहीं बन सकता। पिछली बार रोहित काम किया तो इस बार पूनम नहीं आ जाएगी, मैंने तो नहीं किया था ना, मैं करूंगी, ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर है, हाँ हाँ हाँ, बाकी किसी भी कंपनी में जाओ, एलएचसी का नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस इज कूलिंग पीरियड। देन आ जाओ नेक्स्ट पेज, तो समरी आपको दिखेगा। अब क्या होता है, कोई भी कंपनी जो है वो जब ऑडिटर को अपॉइंट करती है, तो हम लोगों ने जो पढ़ा उसी को समराइज वे में दिया हुआ है, समरी को मार्क कर लो, रिवीजन एग्जाम के टाइम पे रिवीजन में काम आएगा। अगर एक इंडिविजुअल है तो 1 टर्म ऑफ 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट होगा, यानी फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट किया तो 6th एजीएम तक रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर एमसीक्यू एग्जाम में आता है जो आपको हेल्प करेगा अटेम्प्ट करने में। बोलो नेक्स्ट, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, अगले 5 साल के लिए आप अपॉइंट नहीं हो सकते। अगर आप एक फर्म हो तो 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, फर्स्ट एजीएम से 11th एजीएम तक आप उस कंपनी में ऑडिटर रह सकते हो, फिर उसके बाद अगले 5 साल के लिए आप वहां के ऑडिटर नहीं रह सकते। क्लियर है, डन, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, चलो
यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप देखो इस एग्जाम्पल के बीच में एक नोट दिख रहा होगा, नोट दिख रहा है, पढ़ो। ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एन ऑडिट फर्म शैल नॉट हैव एनी पार्टनर और पार्टनर्स हु आर और वर आल्सो द पार्टनर्स टू द अदर ऑडिट फर्म हुज टेन्योर हैज बीन एक्सपायर्ड इन द कंपनी इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब अगर कॉमन पार्टनर्स थे तो वो भी अपॉइंट नहीं हो सकते। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, अभी मैंने बोला आपका फर्म को मैंने अपॉइंट किया एज द ऑडिटर ऑफ LHCA। आपका फर्म का नाम क्या था? PRS एंड एसोसिएट्स, ठीक है, जिसमें आप 3 पार्टनर थे। लेकिन आप में से काम करने वाला जो पार्टनर था, साइनिंग पार्टनर, वो था आपका रोहित, ठीक है। अब क्या हुआ, 10 साल आपके फर्म ने मेरे कंपनी का ऑडिट किया, फिर आपके ऊपर लग गया कूलिंग पीरियड, तो अगले 5 साल तक आप काम नहीं कर सकते। ये तो आपको समझ आया। अब मान लो पूनम जो है वो है चालाक, ठीक है, पूनम बहुत स्मार्ट है। रुको, पूनम बहुत स्मार्ट है। पूनम ने क्या किया, पूनम ने ये जो आप लोग का फर्म था उसको छोड़ दिया और पूनम चली गई दूसरे CA फर्म में। मान लो आपके रवि सर RJK, हम लोग का एक, हम तो, मेरा तो कंपनी, हम तो नहीं आएंगे। मान लो आपके जो है रवि सर और जितेंद्र सर का एक ठो वो है CA फर्म, ठीक है। तो पूनम ने वो ज्वाइन कर लिया, ठीक है। पूनम ने बोला इसमें तो वैसे भी 5 साल कर नहीं सकते LHCA का ऑडिट, हम वो दूसरा कोई CA फर्म ज्वाइन कर लेते हैं। तो पूनम ने क्या किया, रवि सर और जितेंद्र सर का जो CA फर्म था वो ज्वाइन कर लिया। अब क्या वो जो फर्म है यानी कि R&J एसोसिएट्स जो है, क्या वो मेरी कंपनी का ऑडिट कर सकती है? द क्वेश्चन इज दिस। द आंसर इज नहीं कर सकती, क्योंकि पूनम के ऊपर कूलिंग पीरियड था, यानी एक पार्टनर के ऊपर कूलिंग पीरियड था ऑफ दैट फर्म, और वही पार्टनर अगर दूसरे फर्म में चली गई है टू बी द पार्टनर, वो पार्टनर बन सकती है वहां पे, पर फिर R&J जो एसोसिएट्स है वो मेरे कंपनी का ऑडिट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस पर भी कूलिंग पीरियड लग जाएगा 5 साल का। क्लियर है? आप लोग गंदे हो गए, ठीक है, 10 साल काम करके कूलिंग पीरियड लग गया, तो आप लोग किसी भी फर्म को जाके टच कर दोगे ना, तो वो फर्म भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा टू बी अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ माय कंपनी, उस पर भी कूलिंग पीरियड लग जाएगा, वरना कोई भी यहाँ पे घपला कर सकता था। हाँ, इसीलिए तो देख लेगा ना, अगर वो लोग को मिलने वाला होगा मेरे कंपनी का ऑडिट, तो वो आपको एज एन पार्टनर लेना ही नहीं चाहेगा, है ना, वरना फिर उनपे भी कूलिंग पीरियड लग जाएगा, दे विल ऑल्सो बी डिस्क्वालीफाइड, राइट? क्लियर है? बोलो क्या डाउट है आपका? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पेज में आ जाओ, ट्रांजिशनल पीरियड। नेक्स्ट पेज 10.10 में दिख रहा है ट्रांजिशनल पीरियड। Every company existing on or before the commencement of the act which is required to comply with the provision of the above point shall comply with those provision within a period which shall not be later than the date of first AGM of the company held within the period as per subsection 1 of section 96 after 3 years from the commencement of the act। इसको शॉर्ट में समझो, पहले ये जो कूलिंग पीरियड वाला सिस्टम था वो नहीं था। पहले एक ऑडिटर जो है वो कई साल तक ऑडिट करते ही रहता था कंपनी का, ठीक है। तो जब ये रूल आया, तो रूल आते ही ऑडिटर को टाटा बाय बाय तो नहीं बोल सकते ना, तो इसीलिए जैसे ये रूल आया तो हर कंपनी को 3 साल का टाइम दिया गया कि अगर आपका ऑडिटर मान लो 5 साल एज एन इंडिविजुअल या फिर अगर फर्म है तो 10 साल काम कर चुका है, ठीक है, तो और 3 साल तक आपके कंपनी का ऑडिट कर सकते हैं, फिर आपको उसको टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा। पर मान लो ऐसा हुआ था कि आपका फर्म, ऑडिट फर्म अभी 8 ही साल काम किया था, ठीक है, 8 ही साल काम किया था, टोटल 10 साल कर सकते हैं, तो उस केस में आप और कितना साल उस कंपनी में काम कर सकते थे? 3 साल। 3 साल के लिए अलाउड है, ठीक है, क्योंकि 3 साल का टाइम दिया गया सभी को, जो भी करेंटली ऑडिटर हैं सभी लोग और 3 साल तक उसी कंपनी में कर सकते हैं ऑडिट जिस साल ये रूल आया। अब नहीं, ये पहले का टाइम का बात है, जिस साल ये रूल आया, अभी तो नॉर्मल है, ठीक है। बट अगर मान लो ऐसा सिचुएशन था कि एज एन इंडिविजुअल ऑडिटर है और वो पहला ही साल हुआ है उसको एक कंपनी में काम करते हुए और ये रूल आ गया, तो एक ऑडिटर कितना साल काम कर सकता है? 5 साल कर सकता है, लेकिन ये रूल तो कहता है 3 साल करो, और वो पहला ही साल काम किया है, यानी लॉजिकली उसके पास और 4 साल काम करने का लिमिट होना चाहिए था, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में उसको पूरा 4 साल मिलेगा करने के लिए। क्लियर है? तो ये उस साल के लिए जब ये रूल आया था, ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पे बोल रहे हैं। आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखो, रोटेशन ऑफ ऑडिटर, तो इसी को बोलते हैं रोटेशन ऑफ ऑडिटर। इसी के बारे में आपको कुछ सबसेक्शंस में थोड़े और पॉइंट्स क्लियर किए। पहला,
Members of the company may resolve to provide that in the audit firm appointed by them, the auditing partner and his team shall be rotated as such intervals as may be resolved by the members, or the audit shall be conducted by more than one auditor. यानी कि members के पास ये powers है, shareholders के पास ये power है कि वो लोग चाहे तो ये बोल सकते हैं कि जो भी ऑडिट फर्म इस कंपनी में अपॉइंट हुई है, तो जो ऑडिटिंग पार्टनर है, जैसे आपका फर्म अपॉइंट हुआ था तो ऑडिटिंग पार्टनर हो गया रोहित, ठीक है, तो ऑडिटिंग पार्टनर जो है और उनका टीम हो गया जो आर्टिकल्स है, आपके फर्म में आर्टिकल्स होंगे, ठीक है, आप लोग एग्जाम के बाद आर्टिकलशिप करोगे ना, तो अभी करेंटली योर आर्टिकल, बट व्हेन यू आर सीए यू विल आल्सो हैव टू कीप आर्टिकल्स, राइट। तो जो आपकी टीम है दैट मींस आपके आर्टिकल्स, उनको रोटेट करते रहो जो भी इंटरवल्स में चाहे। मान लो अगर मेंबर्स बोलते हैं, शेयर होल्डर्स बोलते हैं 2-2 साल पे रोटेट करो, तो कर सकते हैं। लिमिट एज पर कंपनीज एक्ट इज 5 years एंड 10 years रेस्पेक्टिवली, बट अगर मेंबर्स चाहे तो 2-2 साल में भी करा सकते हैं, ये पावर उनके पास है, ठीक है। या फिर ऑडिट शैल बी कंडक्टेड बाय मोर देन वन ऑडिटर, यानी कि हो सकता है कि कंपनी बहुत बड़ी हो तो एक ही ऑडिटर से काम चल नहीं रहा है, 2 या 3 ऑडिटर्स चाहिए, तो वो भी रख सकते हैं, ये पावर है शेयर होल्डर्स के पास। क्लियर है? 2 एज पर न्यूज स्कीम, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, मैनर ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स बाय द कंपनीज ऑन द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म। आप मेरे कंपनी में ऑडिटर बन चुके हो, ठीक है, अब क्या 5 साल ऑडिट किया, आपका फर्म था, फिर आप रीअपॉइंट हो गए वापस 5 साल के लिए, 10 साल काम किया, अब क्या करेंगे, अब आपका टर्म एक्सपायर्ड हो चुका है, राइट, तो आपको हम कैसे निकालेंगे, मतलब क्या बोलेंगे, बाय, ऐसे तो बोलने से नहीं होगा, कुछ उसका प्रोसीडियर होगा, है ना। तो वही प्रोसीडियर आपको बताया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कुछ रूल्स एंड कुछ मैनर बताया हुआ है ऑडिटर को रोटेट करने का, ठीक है, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म। क्या मैनर है, तो अगर कोई ऐसा कंपनी है जिसका ऑडिट कमिटी है, तो वो कंपनी क्या करेगी, उस कंपनी के केस में जो ऑडिट कमिटी होगा वो बोर्ड को बताएगा उस ऑडिटर का नाम या उस ऑडिट फर्म का नाम जिसको वो रिप्लेस करना चाहते हैं, मतलब नया ऑडिट फर्म या ऑडिटर जिसको भी वो अपॉइंट करना चाहते हैं उसका नाम ऑडिट कमेटी बताएगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। क्लियर है? बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड उस रिकमेंडेशन को सुनेगा और फिर डिसाइड करेगा, अगर वो अग्री करता है बोर्ड कि हाँ जो ऑडिट कमेटी बोला है वही सही है, तो वो सेम नाम रिकमेंड करेगा अपने शेयर होल्डर्स को एजीएम में, ठीक है, जो हम लोग पढ़ के आए। लेकिन अगर बोर्ड अग्री नहीं करता है ऑडिट कमेटी से, तो उस केस में बोर्ड क्या करेगा, बोलेगा ऑडिट कमेटी को कि दूसरा नाम बताओ, दूसरा नाम वो बताएगा, वो अग्री करता है तो बोर्ड क्या करेगा, वही नाम अपने कंपनी में शेयर होल्डर्स के सामने एजीएम में रिकमेंड करेगा। लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फिर ना कर दिया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही खुद नाम रिकमेंड करेगा अपने तरफ से इन द एजीएम। हाँ, रिप्लेस का भी सेम प्रोसीडियर, सेम चीज। हाँ, निकाल के नया ऑडिटर चाहिए ना, तो उसमें भी सेम प्रोसीडियर है। तो जो नया ऑडिटर को आप अपॉइंट करेंगे तो वो तो वही हो गया ना अपॉइंटमेंट वाला बात, मतलब ठीक है। तो ये क्लियर है, आपका जो प्रोसेस है वो सेम है, फाइन। अच्छा, नोट, इन केस वेयर ऑडिट कमिटी इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी कंस्टिट्यूटेड, जो आपको पहले भी बताएं, जहां जिस भी कंपनी में ऑडिट कमेटी बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन वो कंपनी ने खुद ही वॉलंटरीली ऑडिट कमेटी बनाया है। जैसे मान लो मेरी कंपनी है लेट्स सी, मुझे बनाने का जरूरत नहीं था ऑडिट कमेटी क्योंकि मेरा वो लिमिट ही क्रॉस नहीं की है, ठीक है, अभी अभी तो कंपनी खोले हैं, फाइन, तो मुझे बनाने का जरूरत नहीं था, लेकिन मैंने वॉलंटरीली बनाया है क्योंकि मेरे को इच्छा था मेरी कंपनी में ऑडिट कमेटी हो। तो उस केस में क्या होगा, वो जो ऑडिट कमेटी होगी वो वैसे ही काम करेगी जैसे जहां पर कंपलसरी होता है ऑडिट कमेटी बनाना और वो काम करती है वैसे ही करेगी। क्लियर है? वही चीज यहाँ पर आपको बोला हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया सब कुछ? ओके, आगे, मैनर ऑफ रोटेशन इन केस ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटेड प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, मतलब जब ये एक्ट आया उसके पहले रोटेशन का जो प्रोसेस था उसके बारे में बता रहे हैं कि आगे पढ़ो, फॉर द पर्पस ऑफ द रोटेशन ऑफ ऑडिटर इन केस ऑफ एन ऑडिटर वेदर इंडिविजुअल और ऑडिट फर्म, द पीरियड फॉर विच इंडिविजुअल और फर्म शैल हेल्ड द ऑफिस बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट शैल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेटिंग द पीरियड ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स और 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स एज द केस में भी। जैसा हम आपको अभी एग्जांपल दिए ना कि एक ऑडिटर इंडिविजुअल था और वो नया अभी शुरू ही किया था ऑडिट करना, और फिर ये रूल आ गया रोटेशन वाला, तो उसके पास और 4 साल का टाइम उसको मिलेगा, ठीक है।
पर अगर 5 साल या 10 साल से ज्यादा कोई काम किया हुआ है ऑलरेडी तो उसको मैक्सिमम और 3 ही साल मिलेगा। क्लियर है? इसी के ऊपर इलस्ट्रेशन दिया हुआ है अगला 2 पेज में, जिसको पढ़ने का जरूरत नहीं है क्योंकि आप ये ऑलरेडी समझ चुके हो। ठीक है, देख लो, कोई एक दिखा देते हैं आपको। इलस्ट्रेशन जो आपका पहला वाला है वही देखो, 5 साल या उससे ज्यादा काम कर लिया और ये इंडिविजुअल ऑडिटर है। जो इलस्ट्रेशन दिया हुआ ना, एक्सप्लेनिंग रोटेशन ऑफ इन केस ऑफ इंडिविजुअल ऑडिटर, तो वो 5 या 5 से ज्यादा साल काम कर लिया तो वो और 3 साल काम कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर उसने 4 साल ही काम किया है तो भी और 3 साल काम कर सकता है, 3 साल काम किया है तो भी और 3 साल कर सकता है, 2 साल किया है तो भी 3 साल कर सकता है, लेकिन एक ही साल अगर काम किया है तो और 4 साल कर सकता है। ठीक है, वही नीचे वाला देखो, इन केस ऑफ ऑडिट फर्म, जो आपका इलस्ट्रेशन एक्सप्लेनिंग रोटेशन इन केस ऑफ ऑडिट फर्म का चार्ट दिया हुआ है। क्या बोल रहे हो? तो ये जो चार्ट दिया हुआ है ये वाले, हाँ नीचे वाला, तो वो वाला चार्ट में भी सेम चीज है, 10 या 10 से ज्यादा साल अगर ऑडिट फर्म काम कर रही है तो उसको और 3 साल का टाइम मिलेगा। ठीक है, इसी तरह लास्ट वाला देखो, अगर उसने 4 साल काम किया है ऑलरेडी तो और 6 साल काम कर सकता है, उसने 3 ही साल काम किया, ऑडिट फर्म है, तो वो और 7 साल काम कर सकता है, एंड सो ऑन। क्लियर है? कोई दिक्कत? आ जाओ नेक्स्ट पेज 10.13 में, जहां आपको दिखेगा मैनर ऑफ रोटेशन इन केस ऑफ सेम नेटवर्क एंड कॉमन पार्टनर। रूल 6 सब रूल 3 दिख रहे हैं? बोलो। ठीक है, तो फिर देखो, the incoming auditor or audit firm shall not be eligible if such auditor or audit firm is associated with the outgoing auditor or the audit firm under the same network of audit firms। मतलब क्या है, आपने मेरे कंपनी में एज अ फर्म 10 साल काम कर लिया, अब आप पे लग गया कूलिंग पीरियड, तो आप जाओगे और एक नया ऑडिटर आएगा, राइट? अब जो नया ऑडिटर आएगा वो अगर आप ही से रिलेटेड है, सेम नेटवर्क मान लो आपके ऊपर एक कंपनी है और उसके अंदर आप एक फर्म हो, उसी के अंदर एक और फर्म है, तो वो क्या सेम नेटवर्क, एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, तो वो सेम नेटवर्क से रिलेटेड अगर कोई ऑडिट फर्म है तो हम उसको अपॉइंट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर कोई और ऑडिट फर्म है पर वो आप ही के फर्म का ब्रांड नेम यूज करता है, ट्रेड नेम यूज करता है या कॉमन कंट्रोल है, तो वो भी अपॉइंट हम उसको नहीं कर सकते एज एन ऑडिटर। मतलब किसी भी वजह से अगर आपसे रिलेटेड है तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा टू बी द ऑडिटर ऑफ माय कंपनी, हम उसको अपॉइंट नहीं कर सकते क्योंकि आपसे रिलेटेड है, आप कर रहे हो। यहाँ पे क्या होता है, किसी भी तरह से ऑडिटर पे कोई नाम नहीं लगा पाए, इंडिपेंडेंस हार्म नहीं हो, इस बात का ध्यान हर जगह रखा जाता है। अब मान लो आप लोगों ने तो ऑडिट किया, 10 साल काम किया, आपको तो मेरे कंपनी का सब कुछ पता है, आपसे रिलेटेड जो आपके सेम नेटवर्क वाला फर्म है, ठीक है, आप उसको भी तो इन्फ्लुएंस कर सकते हो ना। अब कहीं भी जान पहचान होने से थोड़ा हम लोग ज्यादा फ्रेंडली नहीं हो जाते हैं? एक वो पूरा अननोन, एक होता है थोड़ा भी कहीं पे जान पहचान है तो एक नहीं हो जाता है, अरे वो तो अपना ही है, वो तो अपने को जानता है, मेरे को जानता है, आपको जानता है, ऐसा बोल बोल के हम लोग बहुत फ्रेंडली नहीं हो जाते। वो चीज नहीं होना चाहिए, वरना इंडिपेंडेंस पे सवाल उठता है, राइट? अगर आपका रिलेटेड जो फर्म है, लॉजिकली सोचो, वो अगर अपॉइंट हो सकता था, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप जो पहली बार ऑडिट कर रहे हो मेरे कंपनी का, आप ये चाहोगे कि आप मेरे से रिलेशन अच्छा बना के रखो ताकि आप ही के रिलेटेड फर्म को हम कूलिंग पीरियड में अपॉइंट कर लें टू बी द ऑडिटर ऑफ माय कंपनी। तो आप मेरे हाँ में हाँ ज्यादा मिलाओगे, हम बोलेंगे ये फ्रॉड करते हैं, ये हो रहा है, तो आप बहुत ज्यादा रोक टोक नहीं करोगे, राइट? ताकि आपको एक लालच रहेगा कि मेरे ही रिलेटेड फर्म को ऑडिट हम दिलवा दें, फायदा आपको होगा ना उससे। तो इंडिपेंडेंस पे सवाल उठ सकता है, होगा ही, उठ सकता क्या है, होगा ही, राइट? तो इसीलिए रिलेटेड है आपसे अगर आइदर थ्रू सेम नेटवर्क, ठीक है, या ब्रांड नेम, ट्रेड नेम या कॉमन कंट्रोल वगैरह की वजह से, किसी भी वजह से है, तो वो रिलेटेड फर्म जो है वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता मेरे कंपनी का। क्लियर है? फॉर द पर्पस ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर, ऑफ ब्रेक को ही हम लोग कूलिंग पीरियड बोलते हैं, वो कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 5 years होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 साल काम नहीं किया फिर आ गए ऑडिटर बन के, 1 साल काम किए फिर चले गए, फिर 1 साल काम नहीं किए, ये नहीं चलेगा। कंसेक्यूटिव 5 years तक आप ऑडिट नहीं कर सकते मेरे कंपनी का, ठीक है? But if a common partner who is in charge of the audit firm and also certifies the financial statement of the company retires from the said firm and joins another firm, the other firm shall also be ineligible। ये जो हम आपको बताए ना कि पूनम ने किया, जाके रवि सर वाला फर्म ज्वाइन कर लिया, वही वाला बात लिखा है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, मैनर ऑफ रोटेशन इन केस ऑफ जॉइंट ऑडिटर्स ना। व्हाट इज जॉइंट ऑडिटर? जॉइंट ऑडिटर मतलब होता है कि एक ही कंपनी एक से ज्यादा ऑडिटर को अपॉइंट कर रही है एट द सेम टाइम।
ठीक है, बड़े बड़े कंपनीज में होता है, क्योंकि बड़े बड़े कंपनीज में एक ही फर्म के लिए बहुत सारा काम करना पॉसिबल नहीं होता है, वहाँ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, जिसके बहुत सारे मतलब समझो बहुत डिविजन है, वैसी कंपनीज है, तो उस केस में एक से ज्यादा ऑडिटर चाहिए होता है, तो उसी को बोलते हैं जॉइंट ऑडिटर। ठीक है, यानी कि आप एक से ज्यादा ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हो। तो वेयर अ कंपनी हैज अपॉइंटेड 2 और मोर इंडिविजुअल और फर्म, या कॉम्बिनेशन में भी कर सकती है कि 2 इंडिविजुअल्स ये रख ली और 3 सीए फर्म को अपॉइंट कर ली, टोटल 5 जॉइंट ऑडिटर्स हैं, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, नहीं नहीं, फर्म एक ही, नाम एक ही आएगा, उसमें पार्टनर कितने उससे मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब है कि अगर हम आपके फर्म को अपॉइंट किए तो इट विल बी कैलकुलेटेड एज 1। ठीक है, तो वैसे हम कॉम्बिनेशन में अपॉइंट किए हो तो एक से ज्यादा है ऐसा समझो। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा है, तो उस केस में जो कंपनी है वो रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स वाला पैटर्न को तो फॉलो करेगी, लेकिन उसमें ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि सारे ऑडिटर एक ही साल में ना छोड़ के चले जाए, मतलब सारे ऑडिटर्स एक ही साल पे कूलिंग पीरियड सबके ऊपर एप्लीकेबल ना हो जाए, ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, पता चला जितने ज्वाइंट ऑडिटर थे सबके सब के ऊपर एक ही टाइम पे कूलिंग पीरियड लग गया, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप आगे पीछे करके वैसे अपॉइंट करो ताकि सेम ईयर में सबके ऊपर कूलिंग पीरियड ना लगे। क्लियर है, समझ आया? मान लो एक साल आगे पीछे अपॉइंट किए, ठीक है, या फिर जो अपॉइंट किए उसमें एक्सपायरी ऑफ टर्म पहले हो गया बाद में हो गया, इसमें में कैसे भी करो, बस एक ही साल में सबको मत भगा देना। भाई आ जाओ इलस्ट्रेशन 1, पहला क्वेश्चन ऑन वट एवर यू हैव स्टडीड टिल नाउ, आप लोग आंसर करोगे, हम क्वेश्चन समझाते हैं। मॉडर्न फर्नीचर लिमिटेड, जैसे हम आपको बताएं, इन लोगों को नाम अच्छा मिलता नहीं है, तो ये है मॉडर्न फर्नीचर लिमिटेड। डिस्पाइट नॉट मैंडेटेड बाय सेक्शन 177 ऑफ द एक्ट, 177 ऑफ द एक्ट कौन सा सेक्शन क्या बोलता था? ऑडिट कमेटी के बारे में बोलता था, राइट? ओके, तो ये जो मॉडर्न फर्नीचर लिमिटेड है इसके ऊपर सेक्शन 177 नहीं लगता है, ओके, टू कंस्टिट्यूट ऑडिट कमेटी, on their own on voluntary basis constitute such audit committee, यानी अपने खुद से इन लोगों ने ऑडिट कमेटी बना लिया voluntary basis पे। Such committee recommend to the board the name of an individual auditor or of an audit firm who may replace the incumbent auditor on the expiry of the term of such incumbent, मतलब वो जो कमेटी है वो बोर्ड को नाम रिकमेंड करेगी, किसका नाम? उस इंडिविजुअल ऑडिटर का या ऑडिट फर्म का जो उस ऑडिटर को हटाएंगे जिसका एक्सपायरी हो चुका है अपने ऑडिट टर्म का, लेकिन बोर्ड ने उनका रिकमेंडेशन को कंसिडर नहीं किया। ठीक है, आपको बोला है वैलिडिटी बताओ, लीगल वैलिडिटी बताओ ऑफ द एक्ट ऑफ ऑडिट कमेटी एंड बोर्ड, क्या बोर्ड ऐसा कर सकती है, क्या ऑडिट कमेटी ऐसा कर सकती थी, यही आपसे पूछा है। क्वेश्चन समझ आया? एक कंपनी है जिसको ऑडिट कमेटी बनाने का जरूरत नहीं था, वॉलेंटरीली वो कंपनी ने ऑडिट कमेटी बना के रखा है अपने कंपनी के अंदर, ऑडिट कमेटी ने बोर्ड को सीए का नाम बताया एज एन इंडिविजुअल या फर्म, सीए फर्म का नाम बताया कि अभी जो हमारे पास ऑडिटर है वो चले जाएंगे और नया जो ऑडिटर रखना है तो आप ये फलाना सीए फर्म को रखिए, ऐसा ऑडिट कमेटी ने बोला। बोर्ड ने उस बात को कंसिडर नहीं किया, उसके रिकमेंडेशन बोर्ड को पसंद नहीं है। तो क्या बोर्ड और ऑडिट कमेटी अपने अपने जगह पे सही है, यही आपको पूछा है। बोलो क्या सही है? वो जो वॉलंटियर ने जो काम करा वो उसने ठीक किया, लेकिन जो कमेटी वाला जो केस लेकिन वो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा वॉलंटियर में सब अनलिस्टेड कंपनी सब नहीं, अभी आप हम लोगों ने क्या पढ़ा, वॉलेंटरीली ऑडिट कमेटी बना सकती है कोई भी कंपनी, तो बनाएगी, और अगर वॉलेंटरीली बनाई है तो जो ऑडिट कमेटी है वो वैसे ही काम करेगी जैसे कि कोई ऐसी ऑडिट कमेटी करती है जिस कंपनी में मैंडेटरी रहता है वहां ऑडिट कमेटी बनाना, राइट? तो सही तो है, इसमें तो कुछ गलत नहीं है, राइट? करेक्ट आंसर पढ़ो, राइट? Rule 6 sub rule 1 read in conjunction with Rule 6 sub rule 2 of the Companies Rules 2014 provides that in case where the audit committee is not required to be constituted but constituted by company, then also such audit committee shall recommend to the board the name of the individual auditor or audit firm जो रिप्लेस किया जाएगा, जिस ऑडिटर को रिप्लेस किया जाएगा ऑन द एक्सपायरी ऑफ सच incumbent auditor term, but in such cases बोर्ड मे और मे नॉट कंसिडर द रिकमेंडेशन, बोर्ड को पसंद आए नहीं आए वो बोर्ड के ऊपर है, राइट? तो इसीलिए यहाँ पे दोनों का ही जो काम जो एक्ट था इट इज लीगली वैलिड। बताओ कोई दिक्कत? क्लियर है, समझ में आया ना यहाँ तक? कोई डाउट है तो पूछो। ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट देखो सब सेक्शन 6 ऑफ कौन सा सेक्शन चल रहा है, सेक्शन 139, ठीक है। तो फर्स्ट ऑडिटर पहला पहला ऑडिटर है, ठीक है। तो अगर कोई कंपनी अभी जस्ट खुली है और पहला पहला ऑडिटर है तो उस केस में क्या प्रोविजन है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी अदर देन द गवर्नमेंट कंपनी, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट कंपनी को छोड़ के जो बाकी कंपनीज होती हैं उनके बारे में, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट कंपनी को छोड़ के जो बाकी कंपनीज होती है वो पहली पहली बार ऑडिटर को अपॉइंट करेगी, करो कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेगा। कब करेगा, विद इन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया उसके 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेगी फर्स्ट ऑडिटर को। अगर ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी करेगी, ठीक है। द ऑडिटर सो अपॉइंटेड शैल होल्ड द ऑफिस अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम, जो ऑडिटर को अपॉइंट किया गया है वो फर्स्ट एजीएम तक वहां का ऑडिट करेगा, क्लियर है। अब जो आपका क्वेश्चन है, अगर लिमिट क्रॉस कर गया ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी रिकमेंड करता है, ठीक है, पर अपॉइंट कौन करता है वो मेन बात है। अपॉइंट तो ऑडिट कमेटी नहीं करता है, वो रिकमेंड करता है ना, जो आपका क्वेश्चन था, राइट। लेकिन अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट हमेशा बोर्ड भी नहीं करता है, नॉर्मल केसेस में बोर्ड भी नहीं करता है, बोर्ड भी रिकमेंड करता है एजीएम में नाम ऑडिटर का, अपॉइंट शेयर होल्डर्स करते हैं इन एजीएम, राइट। बट पहली बार अगर ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है तो उस केस में ये रिकमेंडेशन वाला काम होगा ही नहीं, सीधा बोर्ड अपॉइंट करेगा ऑडिटर को फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 30 दिन के अंदर अंदर, क्लियर है। क्योंकि अभी अभी कंपनी खुली है, पहली बार ऑडिटर को हम रख रहे हैं, फर्स्ट ऑडिटर को हम अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला वाला जो केस होता है ना, हर कुछ पहला बहुत स्पेशल होता है ना, एवरीथिंग फर्स्ट इज वेरी स्पेशल। तो इसीलिए पहला वाला जो ऑडिटर है उसको बोर्ड खुद ही अपॉइंट करेगा 30 दिन के अंदर अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 30 दिन के अंदर अंदर, बोला तो अभी। ये जो ऑडिटर है ये कब तक रहेगा ऑफिस में, टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, हाईलाइट करो। पहला ऑडिटर 5 साल तक नहीं रहेगा, पहला ऑडिटर सिर्फ फर्स्ट एजीएम तक रहेगा। नहीं अभी एजीएम नहीं हुआ है, नहीं अभी अभी मेरा कंपनी खुला रजिस्टर्ड हुआ तो अभी तुरंत तो हम एजीएम नहीं करेंगे ना, राइट। अभी जो हम लोग पढ़ के हैं वो नॉर्मली बाकी का केसेस है, पहला पहला केस अलग है, पहला बार यानी अभी जस्ट मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है कंपनी का, करेक्ट। तो अभी जस्ट कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है तो अभी तुरंत तो हम एजीएम करेंगे नहीं, पढ़े ना एजीएम का कॉन्सेप्ट पढ़ के हैं चैप्टर 7 में। तो मेरा रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर अंदर जो मेरे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो ऑडिटर एक तो अपॉइंट कर लेंगे, वो ऑडिटर तब तक रहेगा जब तक हम पहला एजीएम नहीं कर लेते, समझ आया अभी। तो वो ऑडिटर तब तक रहेगा जब तक हम फर्स्ट एजीएम कंडक्ट नहीं कर लेते अपनी कंपनी में। हाँ अब उस एजीएम में फिर डिसाइड होगा कि अब फर्दर 5 साल के लिए कौन सा ऑडिटर अपॉइंट करना। क्या पढ़ा हमने, मैक्सिमम 5 साल के लिए ऑडिटर रहेगा नई कंपनी में, तो ये तो ज्यादा हो गया ना 5 साल से, वो वाला केस जो तुम बोल रहे हो उसमें, क्लियर है। यस रीअपॉइंट, डन, समझ आया, ओके। तो अगर पहला पहला ऑडिटर है और अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है तो विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेगा ऑडिटर को और वो ऑडिटर फर्स्ट एजीएम तक रहेगा उस कंपनी में, क्लियर है, समझ आ गया। उसके बाद से क्या होगा जो हम लोग ऊपर में पढ़े हैं, फर्स्ट एजीएम के बाद से वही होगा जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ के हैं, ठीक है। वो रिकमेंडेशन अपॉइंटमेंट एवरीथिंग विल बी डन एज पर जो हम लोग पढ़े। चल तो अभी जो समझे इसके बेसिस पे हम लोग करते हैं अपना इलस्ट्रेशन 2। यूनिकॉर्न स्टील प्राइवेट लिमिटेड, नाम बहुत प्यारा है ना, यूनिकॉर्न स्टील प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड। ये इनकॉर्पोरेट हुआ है ये है अपना जून 2024। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हेल्ड बोर्ड मीटिंग एज ऑन 15th जून 2024। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया, वो ये कंपनी खुला है 2 जून को और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोर्ड मीटिंग बुलाया 15th जून को, ठीक है।
क्यों बुलाया बोर्ड मीटिंग? क्योंकि इन लोगों को अपॉइंट करना था जैन अजमेरा एंड एसोसिएट्स एज द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी। 5 साल के लिए इनको अपॉइंट करना था। As per section 139 subsection 6 of the Companies Act, the board shall appoint first director within 30 days from the date of registration of the company. ये भी आपको खुद ही प्रोविजन क्यों बता रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये आपको बताना क्या है, आप तो पढ़ गया है ऑलरेडी। आपको बोला है, बोलो लीगल है या नहीं है ये चीज? क्यों नहीं है? कंपनी 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन के बाद ऑर्डर रखा है। हाँ तो तुरंत तो रख ही सकता है। राइट, ये पूरा इनवैलिड हुआ इस लाइन के वजह से फॉर अ टर्म ऑफ 5 इयर्स। इसके वजह से गलत हुआ है। टाइम तो सही था, सेकंड को कंपनी खुला तो इसके 30 दिन के अंदर अंदर इनको फर्स्ट ऑडिटर रखना था। इन्होंने 15 तारीख को ही कर लिया, ठीक है। जस्ट कितना दिन हुआ, 12-13 दिन के अंदर अंदर ही इन लोगों ने अपॉइंट कर लिया ऑडिटर को। ये तो सही है। फर्म को अपॉइंट किया, ये भी सही है। पर गलत ये हो गया कि 5 साल के लिए कर रहा है, क्योंकि पहला ऑडिटर सिर्फ तब तक रहेगा जब तक फर्स्ट एजीएम नहीं हो जाता। उसके बाद आप करो तब ठीक है, लेकिन अगर उसके बाद कर रहे हो ऑडिटर अपॉइंट आफ्टर फर्स्ट एजीएम, तो एजीएम में अपॉइंट होगा और शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट। सिर्फ पहली बार में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद करेगा। क्लियर है? तो एमसीक्यू था ये, आपको आंसर क्या हो जाएगा? इनवैलिड। बताओ समझ आया कि नहीं? लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आलसी है तो 30 दिन के अंदर अंदर करना था ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फर्स्ट ऑडिटर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत आलसी है, अपॉइंट नहीं की है 30 दिन के अंदर अंदर, तब क्या होगा? क्या इनवैलिड? कंपनी में ऑडिटर तो चाहिए ही, इनवैलिड क्या होगा? फाइन हर चीज का सोल्यूशन नहीं होता है। उस केस में क्या होगा, नीचे देखो। If the board fails to exercise its powers, मतलब अगर बोर्ड फर्स्ट ऑडिटर को टाइम पे अपॉइंट नहीं करती है, ठीक है, तो क्या होगा? ये बोर्ड मेंबर्स को, अपने जो कंपनी के मेंबर्स यानी शेयर होल्डर्स है, उनको बताएगी हम बहुत आलसी हैं, हम अपॉइंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड जो कंपनी है वो अपॉइंट करेगी फर्स्ट डायरेक्टर को विद इन 90 डेज एट ईजीएम। अब शेयर होल्डर्स अगर कभी भी बीच में मीटिंग बुला लेते हैं तो इट इज ईजीएम, इट इज ईजीएम पढ़ लिए ना चैप्टर 7 अच्छे तरह से, राइट। तो कंपनी यानी कि जो मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो अपॉइंट करेंगे फिर फर्स्ट ऑडिटर को विद इन 90 डेज, ठीक है। सच ऑडिटर शैल होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। ऑडिटर तो कभी भी अपॉइंट हो, वो तो फर्स्ट ऑडिटर है तो फर्स्ट एजीएम तक ही रहेगा। क्लियर है? लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है आलसी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने टाइम पे ऑडिटर को अपॉइंट नहीं किया, यानी विद इन 30 डेज अपॉइंट नहीं किया, तो उसके बाद जो मेंबर्स है यानी शेयर होल्डर्स है वो अपॉइंट करेगी ऑडिटर को विद इन 90 डेज ईजीएम बुला के।